हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी यानी सोशल साइंस का प्री बोर्ड का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके रिजल्ट से पहले आपके नंबर यहाँ पर पता चल जाएंगे कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बम्बई यानी मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई? तो बम्बई यानी मुंबई में पहली जो सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1854। जी हाँ, 1854 7 जुलाई 1854 को कोवाजी किसने की थी? कोवाजी नाना भाई, ठीक है, कोवाजी नाना भाई द्वारा जो है 1854 में जो है 7 जुलाई 1854 को मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रथम विश्व युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता बन गया? तो वो देश है जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता बन जाता हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है, क्योंकि यूएसए द्वारा बहुत ज़्यादा कर्ज दिया गया था ब्रिटेन को और ब्रिटेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973 यानी 1973 में, यानी ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसका राज्य उस प्रमुख खरीफ फसल का प्रमुख उत्पादक है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों ग्रुप में होता है, उस फसल का नाम है? तो उस फसल का नाम है दोस्तों वह है बाजरा, ठीक है, यानी ए इसका सही है। अगला, भारत में किन संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो भारत को में किन संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो भारत में जो है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%, ठीक है, 92-93 संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक, बाकी में नहीं दिया गया। तो इसका सही उत्तर वो है आपका सी, ठीक है, 5वें का। अगला है छठा, निम्नलिखित में से किस देश ने 1950 के दशक में बहुसंख्यकवाद की नीति का आधिकारिक तौर पर पालन किया? तो वह है श्रीलंका। तो श्रीलंका सही उत्तर सी है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में सही है? लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है। इससे फैसलों में बेहतरी आती है, बिल्कुल ठीक है। यह टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है, डी सही उसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? तो पहला है काम करने के अधिक दिन वह बेहतर मजदूरी, बिल्कुल ठीक है। स्थानीय स्कूल जो उनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक भेदभाव ना, बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर है। किसका? 8वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गलत मिलान की पहचान करनी है आपको। तो गलत मिलान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तृतीयक क्षेत्रक बैंकिंग यानी सेवा क्षेत्रक जो भी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र शिक्षण, ये भी क्षेत्र बिल्कुल ठीक है। तृतीयक क्षेत्र मत्स्यन जो मत्स्य पालन में प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ना कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें से वो है गलत सी। तो सी गलत मिलान, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है वो है चांदी के सिक्के, बाकी चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11वां, पूछा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा, भारत में ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। कारण का, भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात काफ़ी कम है। तो संकल्पना सा तो बिल्कुल ही गलत है, और जबकि का जो है बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, तो संकल्पना सा गलत है परंतु कारण का सही है, तो डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है इसी तरह से, अफ्रीका में 1890 के दशक में काफ़ी मात्रा में मवेशी मारे गए, कारण क्या है? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने पशुओं को अपना शिकार बनाया, तो बिल्कुल ठीक है। संकल्पना सा और कारण का दोनों सही है, और कारण संकल्पना की सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कपास को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और सूती कपड़ा उद्योग के लिए कपास एक मुख्य कच्चा माल है, ठीक है। तो सूती कपड़ा उद्योग के लिए कपास एक अच्छा माल है, रेशम जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संकल्पना साथ सही है परंतु कारण का गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाटा मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है, तो दोनों सही है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है और टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है, तो संकल्पना सा कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स,
बेल्जियम में। नीचे देखिए परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि अनीता किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो यहाँ पर नौकरी सुरक्षा बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा भी मिलती है उसे और काम के निश्चित घंटे भी हैं। तो इसका मतलब है जो सुनीता है वो संगठित क्षेत्र में संबंधित है। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 नीति की सारणी में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सारणी को ध्यान में से पढ़कर नीति दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सकल राष्ट्रीय आय के विषय में कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो ए इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 असंगत को छाट यानी अलग छाटना में फाइंड द ऑड ऑन आउट। तो इसमें फोर्ड मोटर्स, पेप्सिको, इन्फोसिस ये सभी जो है दोस्तों ये सभी है प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां हैं, लेकिन भारतीय रेल क्या है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, तो डी सही उत्तर है इसका। राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक समानता का क्या अर्थ है। ए सार्वजनिक पदों को धारण करने में समानता, बिल्कुल ठीक है। मतदान में समान अधिकार, बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक संगठन बनाने में समानता, उपरोक्त जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक समानता का क्या अर्थ है। तो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक जो है उपरोक्त सभी उसका सही उत्तर होगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत होती है 1929 में। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो क्वेश्चन पूछा गया है उन दो संस्थानों के नाम लिखिए जिनका गठन औद्योगिक देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। तो इसमें है नाम बहुत सारे हैं, हम बता देते वो इसमें है आपका आएगा उत्तर में वर्ल्ड बैंक भी आएगा, IMF भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो IFI भी आ सकता है। तो कई चीज़ें यहाँ WTO भी आ जाएगा। तो इनमें 2 चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी थी दोस्तों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लोकतंत्र किस प्रकार व्यक्ति गरिमा एवं आज़ादी को संरक्षित करता है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है और इसमें व्यक्ति की गरिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है जो इसके मौलिक अधिकार के माध्यम से उसे प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति गरिमा को लेकर ही यहाँ पर होती हैं। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1 वर्ष में प्रति 1000, ठीक है ना, 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर 1 वर्ष में, ठीक है, 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु की संख्या होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। यानी 1000 जो जीवित बच्चे होते हैं उनमें से कितने मर जाते हैं उसे हम शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार साक्षरता दर। तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर निकाली जाती है प्रति 100 लोगों में, यानी 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं इसे हम साक्षरता दर में से आंकड़े निकालते हैं। वर्तमान में अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो भारत में पुरुषों की यानी मेल की जो साक्षरता दर है वह 74.04 और फीमेल की जो साक्षरता दर है वह है 65.46, यानी 100 पुरुषों में से 74% जो पुरुष पढ़े लिखे होते हैं और 100 महिलाओं में से केवल 65 महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। तो इसे हम कहते हैं साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लेटराइट मृदा की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो लेटराइट मृदा की जो पहली विशेषता क्या है। तो लेटराइट मृदा की पहली विशेषता क्या है, ये चट्टानों को टूटने से बनती है। और दूसरी विशेषता क्या है, इसमें इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर। वन मृदा की बात करें तो वन मृदा क्या होती है, तो वन मृदा जो है अधिक वर्षा वाले, अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और साथ ही साथ इसमें अम्ल, ठीक है, अम्ल निर्माण, क्षार और का लिंचिंग की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो यह है वन मृदा की विशेषता है। अब बात करते हैं खंड का यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। मान लीजिए आप एक छोटे उत्पादक हैं, बताइए वैश्वीकरण ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है व्यक्ति, जी हाँ, वैश्वीकरण का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु और व्यक्ति वस्तु विचार का स्वतंत्र प्रवाह एक दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक प्रवाह करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने छोटे दुकानदारों को, उत्पादों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। उनकी उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए क्योंकि मार्केट में अब बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होगी वैश्वीकरण के आने से, जिसका खामियाजा छोटे उद्योगों को भुगतना पड़ा है। उनकी आमदनी कम हो गई है, उनके पास पहले से कम ज़्यादा, यानी वो गरीबी की जाल में और फंसते चले गए हैं। तो ये जो है छोटे उत्पादकों का इसका घाटा हुआ है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप एक
उपभोक्ता हैं तो वैश्वीकरण ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया है? देखो हाँ, अगर हमें एक उपभोक्ता है तो हमें वैश्वीकरण ने बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित किया है, क्योंकि अब हमारे पास एक से अधिक वस्तुओं को चूज़ करने की क्षमता है। फॉर एग्जांपल के लिए वैश्वीकरण के से पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल एक ही मोबाइल की कंपनी, जैसे हम नोकिया इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो नोकिया के अलावा आपके पास बहुत ही विकल्प उपलब्ध हैं और आप सस्ते दामों पर अच्छे मोबाइल को भी परचेज करने में सक्षम हैं। ये सब कैसे हो पाया है? वैश्वीकरण से। तो वैश्वीकरण ने मानव को उपभोक्ता के तौर पर बहुत ही ज़्यादा जो है विकल्प की उपलब्धता की है। ठीक है, चलिए अगला है सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की अंतरात्मा है। कथन का विश्लेषण की obvious सी बात है, सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की अंतरात्मा ही है, क्योंकि किसी भी देश में लोकतंत्र तभी सही फलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है जब वहां पर सत्ता जो है साझेदारी के माध्यम से चलाई जाए। इसका जीता जागता नमूना बेल्जियम है और भारत में भी सत्ता की साझेदारी के माध्यम से ही जो है लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। बाद में किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के साथ किसी भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस तरह से आपको इसको लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27वां, जब भी कोई देश उन्नति करता है तो उसके सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो जाता है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। उदाहरणों सहित कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई देश उन्नति करेगा तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो उद्योग होते हैं उसमें द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का उत्पादन अधिक बढ़ जाता है। इसमें सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्रांति के बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि अगर हम बात कृषि का उत्पादन लगातार घटता चला जा रहा है। तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, खनिकों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खनन किस प्रकार खतरनाक है, वर्णन कीजिए। और यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू के बारे में पत्रकार के माध्यम से कुछ सवाल पूछे गए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो है अलूरी सीताराम राजू के बारे में पूछा गया था कि अलूरी सीताराम राजू कौन है, पत्रकार पूछता है। तो पत्रकार अपने कुछ विशेष शक्तियों दावा किया है, कृपया इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के पत्रकार क्या पूछता है, आप किस विचारधारा से प्रभावित हैं? तो अलूरी सीताराम जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, और पत्रकार फिर पूछता है कि आपने कुछ विशेष शक्तियों का दावा किया है, कृपया इसके बारे में बताइए। तो महात्मा गांधी के बारे में अलूरी सीताराम राजू कहते हैं कि सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसा का प्रयोग कर हम ब्रिटिश सरकार यहाँ से खदेड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से अलूरी सीताराम जी के बारे में सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी थी, जो आपके बुक में ही दी गई एनसीईआरटी में। ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन जो आपका घा आता है, इसमें आपके दीर्घ उत्तर क्वेश्चन पूछे गए, जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि यूरोप में 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए, उपयुक्त तर्कों के माध्यम से कथन की स्थापना कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, जैसे क्या होता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जी हाँ दोस्तों, 18वीं और 19वीं शताब्दी में ना क्या हुआ, कलाकारों ने राष्ट्र का जो है मानवीकरण करके एक देश को इस प्रकार चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। और उस समय जो है राष्ट्रों को नारी भेष में भी प्रस्तुत किया जाता था, और ये राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप से प्रदान करने का प्रयास था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मारियाना की चित्र याद होगा, जो है ना, मारियाना जो हाथ में मसाल ली हुई थी, मारियाना, तो ये भी उसी संबंधित है। और फ्रांस में मारियाना ने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, और इसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। इससे जनता में एकता को बढ़ावा मिला। इसके अलावा फ्रांस में मारियान की प्रतिमाएं हैं वो सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उसके तटस्थ स्थापित कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ ही मारियान के चित्रों को सिक्कों, डाक टिकटों आदि पर भी अंकित किया गया। तो कंप्लीट उत्तर आपको यहाँ से लिख देना था दोस्तों। ठीक है, और बाद में जर्मनिया जो है क्या हो गया है, जर्मनिया जो है जर्मन राष्ट्र का रूपक बन जाती है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ से लिखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन और सक्षम परिवहन का जाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, उपयुक्त तर्कों के माध्यम से कथन की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पर इसी चैप्टर से क्वेश्चन, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले हम आपके बताएं तो जर्मन का जो राष्ट्रवाद था वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान का मानना है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल,
ठीक है, ये आदर्श ग्रेट ब्रिटेन के हैं और ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम ही नहीं था और ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। और ये प्रक्रिया क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या था, आपको पता है कि 18वीं शताब्दी से पूर्व जो है ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था। उसके बाद ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, इसमें वेल्स भी था, स्कॉट भी थे, आयरिश की मुख्य पहचान जो है निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। और तीसरा, समय के साथ जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल होते हैं। इसी बीच आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड में 1668 में क्या होता है, इंग्लैंड में 1668 में क्रांति होती है। उस क्रांति का नाम क्या होता है, शानदार क्रांति। इसमें क्या होता है, संसद और राजतंत्र में एक लंबे टकराव और संघर्ष के पश्चात संसद ने 1688 में, ठीक है, माफ़ कीजिए, 1688 में राजतंत्र की शक्ति छीन ली और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इसी के बाद हम बात करेंगे 1707, ठीक है, 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन और उसके बाद 1801 में आयरलैंड को इंग्लैंड में मिलाना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जो है राष्ट्रवाद, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के निर्माण की, और छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं थी। इस तरह से आपको इसको उत्तर देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख से पूछा गया है 31वां, सघन एवं सक्षम परिवहन का जाल स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है, कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी, ठीक है, किसी भी देश के विकास के लिए और उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो परिवहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, ठीक है। अब परिवहन की अगर हम बात करें, परिवहन में क्या है, तो परिवहन और संचार के साधनों को किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो परिवहन और सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। परिवहन और संचार साधनों ने क्या किया, विश्व को एक बड़े से गांव में परिवर्तित कर दिया है और क्या हुआ, इनसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को जीवित शक्ति मिली है, ठीक है। और इससे क्या होता है, आधुनिक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता भी मिलती है। तो इनके सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं संकलन कर दूंगा, इससे आप देख सकते हैं। इसी में अथवा में पूछा गया है, आज के वैश्विक युग में बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी भी देश का निर्वाह करना अत्यंत मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आज के वैश्विक में बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी भी देश का निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह कथन है कि एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके आर्थिक वैभव को सूचक होता है। आज सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि कोई भी देश क्या होता है कि अपनी सारी आवश्यकताओं को अकेला स्वयं पूरा नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी चीन जैसे देशों की वस्तुएं बेचता वहाँ से प्राप्त करता है, भारत भी ऐसे ही करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो साधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, जैसे तेल इराक व अरब देशों में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है और कई देश तेल के लिए इन देशों पर निर्भर है, उसमें से भारत भी है, ठीक है। और आयात और निर्यात आपको पता है व्यापार के दो महत्वपूर्ण घटक हैं और इसके बिना कोई भी देश संपन्न नहीं हो सकता है। तो इसको यहाँ से आपको लिखना था, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया 32, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए। तो अगर हम राजनीतिक दलों के में सुधार की बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो सकता है, तो ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो सकता है। पहला, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या होना चाहिए, आंतरिक कामकाज को क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं को भी आरक्षण देने की आवश्यकता है, चुनाव खर्च का सरकार द्वारा उठाना और लोगों द्वारा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना, सुधार की इच्छा वाले व्यक्तियों को दलों में सम्मिलित होना, ये कुछ वजह से राजनीतिक दलों में सुधार किए जा सकते हैं, हमारा सुझाव है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया आपका, भारत में राजनीतिक दलों के समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो राजनीतिक दलों के समझ जो चुनौतियां वो निम्नलिखित हैं। पहले अगर चुनौती की बात करें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहली चुनौती क्या है जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या है, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना। क्या होना, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है राजनीतिक दलों के सामने, सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती क्या है, वंशवाद, ठीक है। दूसरी चुनौती क्या होती है, वंशवाद। वंशवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वंशवाद में यानी बेटे का पुत्र ही उसका जो है सदस्य बन जाता है या अध्यक्ष बन जाता है, इसको भी समाप्त करना भी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, धन व अपराधीकरण भी बड़ी समस्या है, धन व अपराधीकरण, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए, धन व अपराधीकरण, ठीक है।
एक और चुनौती की बात करें तो विकल्पहीनता का बिल्कुल नहीं है, विकल्प नहीं होता कोई। जैसे मोदी जी के बाद बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं है, तो विकल्पहीनता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है राजनीतिक दलों की। तो इनको समाप्त करना, इनका सामना करना राजनीतिक दलों को आना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, साख से आप क्या समझते हैं और साख किस प्रकार संपत्ति और ऋणात्मक दोनों की भूमिका निभा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। स्वयं सहायता समूह क्या है और समूह किस प्रकार गरीब वंचित समूह को साख उपलब्ध कराते हैं, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है दोस्तों। सभी क्वेश्चन मैंने पहले से करवा दिए हैं और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इससे पढ़ाई होगा और कर भी लिया होगा। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अनुच्छेद तो आपने कर ही लिया होगा, तो यहाँ मैप क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हाँ, मैप में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो क्या था, उस स्थान का नाम है कलकत्ता, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था, वो था चंपारण, ये भी बिहार में चंपारण है, आपको पता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर, पंजाब में है। इसके बाद नामरूप तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो नामरूप तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे दोस्तों, ये आसाम में है। कहाँ पर है, आसाम में। आसाम में कहाँ पर, डिब्रूगढ़ में, ठीक है। चेन्नई सॉफ्टवेयर पार्क, ये भी कहाँ, कर्नाटका में है। अब आपका ये जो है तुतुकुड़ीन पोर्ट, ठीक है, तुतुकुड़ीन पत्तन कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो इस तरह से आपको मैप में भी भरना था दोस्तों। तो ये आपको मॉर्निंग शिफ्ट का जो एसएसटी कंप्लीट सॉल्यूशन में दे दिया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।